गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आगे चलते हैं हम लोग दर्पण जनवरी में इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। तो फर्स्ट न्यूज क्या है? कृषिगत उत्पादन के अंतिम आंकड़े। तो हमें आंकड़े तो याद नहीं करने हैं, बट एक जनरल हमें आइडिया होना चाहिए। तो 2024 और 25 के आंकड़े आए हैं, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर के हैं। तो उत्पादन कितना रहा? उत्पादन में भी हम पहले देखेंगे कि जारी आंकड़े कौन करता है। तो पब्लिश्ड बाई, प्रकाशित कौन करता है, जारी कौन करता है? कृषि मंत्रालय, क्योंकि कृषि से जुड़ी हुई बातें हैं। कृषि एंड किसान कल्याण मंत्रालय, क्योंकि नाम इसका बदला गया है अभी पिछले कुछ सालों में। अब जो आंकड़े आए हैं कृषिगत उत्पादन के, तो इसमें हम स्पेसिफिक हमारा फोकस रहेगा खाद्यान्न पर। कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा? क्यों? क्योंकि कई बार खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े भी पूछे जाते हैं कि कितना रहा खाद्यान्न का उत्पादन 24-25 में। तो उत्पादन कितना रहा? 357.73 मिलियन टन। इतना खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। और इस खाद्यान्न में सबसे अधिक कौन सा रहा? कभी कभी क्रम भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक खाद्यान्न का उत्पादन कौन सा होता है भारत में। तो पहले नंबर पर खाद्यान्न का उत्पादन जो हुआ है सबसे अधिक, वो है चावल, 150 मिलियन टन। एमटी लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ लेंगे। दूसरे नंबर पर गेहूं है। तो ये क्रम कई बार पीसीस में आया है एटलीस्ट। इसका उत्पादन 117 मिलियन टन। तीसरे नंबर पर है आपका मक्का, 43 मिलियन टन। तो ये क्रम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है इसमें? तिलहन का उत्पादन कितना हुआ? कुल तिलहन उत्पादन ये हुआ है 42 मिलियन टन एमटी। तिलहन में मुख्य रूप से जो उत्पादन है सबसे पहले नंबर पर सोयाबीन का है, जो उत्पादन अपने यहाँ होता है भारत में। और दूसरे नंबर पर है सरसों। यहाँ एक चीज याद रखेंगे, ये जो तेल है, हमारा जो तिलहन है, जो तिलहन की खपत होती है हमारे देश में, हम इसका आयात करते हैं। तिलहन का क्या करते हैं? या तिलहन की खपत का मतलब तेल। तो तेलों का आयात करना पड़ता है। मतलब ये हमारे यहाँ जितना उत्पादन होता है वो हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए हमें तेलों का आयात करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। भारत तिलहन में आत्मनिर्भर नहीं है। मतलब विदेशी लोग अगर हमको बेचना बंद कर दें तो हमें दिक्कत हो सकती है। इसीलिए सरकार का जोर है कि तिलहन का उत्पादन बढ़ाया जाए। तो ये हो गया खाद्यान्न के बारे में। यहाँ कुछ इसमें इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि चावल कौन सी फसल है जो आपसे पूछा जाता है, तो ये है खरीफ की फसल। गेहूं, गेहूं आपकी रबी की फसल है। मक्का भी खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल कौन सी होती है? जो वर्षा ऋतु में होती है, मतलब जुलाई से नवंबर के बीच में। ठीक है। वैसे ही आपका जो सरसों है, ये कौन सी फसल है? ये रबी की फसल में आएगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ऋण गारंटी योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी। मतलब योजना कौन सी है? ऋण गारंटी योजना। किसके लिए है? मतलब ये कि टारगेट ऑडियंस कौन है, किसको लाभ मिलेगा? तो ये है एक्सपोर्टर्स के लिए।
निर्यातकों के लिए। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग हैं जो हमारे देश से हमारा सामान विदेश में भेजते हैं, निर्यात करने का काम करते हैं। ठीक है, निर्यातक क्या काम करते हैं? निर्यात करने का काम करते हैं, निर्यात करने का कार्य। तो जब कोई काम करता है, व्यवसाय करता है, तो उसके लिए पैसों की जरूरत होती है। तो इन निर्यातकों को क्या चाहिए होता है? पैसा। पैसे को बोलते हैं लोन, लोन या क्रेडिट, है ना? कहाँ से लेते हैं ये लोग? बैंक से। हम लोग भी तो बैंक से ही लेते हैं। तो क्रेडिट लेंगे बैंक से। लेकिन कई बार क्या होता है कि बैंक इनको लोन नहीं देते हैं। क्यों? ग्राउंड ये होता है कि भाई तुम्हारे पास कुछ पैसा नहीं है, कुछ कोलेटरल रखो। कोलेटरल मतलब गिरवी रखो कुछ। तो जो निर्यातक लोग होते हैं या संस्थाएं होती हैं, उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता है, तो बैंक लोन नहीं देते हैं। इसलिए सरकार ने व्यवस्था की है, किसकी? इस योजना की, ऋण गारंटी योजना। मतलब ये अब निर्यातक आसानी से ऋण ले सकते हैं, आसानी से ऋण ले पाएंगे या ले सकते हैं। ठीक, आसानी किस बात की होगी? कि इन्हें अब बैंक दे देगा, बैंक ऋण देगा आसानी से। क्यों? क्योंकि अब जो है गारंटी होगी सरकार की, बैंकों को सरकार गारंटी देगी। किस बात की? कि अगर ये निर्यातक लोन अपना भुगतान नहीं करते हैं, मतलब लोन पेमेंट में डिफॉल्ट करते हैं, लोन पेमेंट पेमेंट नहीं होता, रीपेमेंट होता है बेसिकली। तो लोन पेमेंट में डिफॉल्ट करते हैं, डिफॉल्ट का मतलब नहीं दे पाते हैं, तो सरकार उसका भुगतान करेगी। यही योजना है ये, बचा हुआ पैसा सरकार उसका भुगतान करेगी। किसको? बैंक को। लेकिन कभी कभी होता है कितना भुगतान करेगी, तो ये डिपेंड करेगा कितना कवरेज है। क्या है? कवरेज कितना है, लोन का कितना भाग सरकार कवर करेगी। तो कवरेज है 100%। तो ये हो गई क्रेडिट गारंटी स्कीम, जिसकी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। अब जो निर्यातक होते हैं, इनकी कैटेगरी हो सकती है। तो निर्यातकों में भी एमएसएमई सेक्टर होता है, मतलब जो छोटे निर्यातक हैं, तो एमएसएमई को भी लाभ मिलेगा, को लाभ मिलेगा। एमएसएमई कौन से लोग होते हैं? जिनके पास पूंजी कम होती है, छोटे छोटे व्यापार होते हैं, कम लोग काम करते हैं, उन्हें एमएसएमई कहा जाता है। तो ये हो गया इस योजना के बारे में। इससे क्या होगा? चूंकि अब सरकार जब गारंटी दे दी कवरेज 100% का, तो क्या होगा? इसका फायदा क्या होगा कि बैंक आसानी से लोन देगा, बैंक आसानी से लोन ऋण देगा। और जब बैंक आसानी से ऋण देगा, तो निर्यातक क्या कर पाएंगे? व्यापार भी कर पाएंगे। निर्यातक आसानी से व्यापार कर पाएंगे, मतलब वस्तुओं का निर्यात कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए पूंजी उपलब्ध हुई। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए पूंजी प्राथमिक शर्त है, पहली शर्त होती है कि पूंजी तो कम से कम हो ही। नेक्स्ट क्या है? चीनी उत्पादन कितना हुआ है देश में, ये न्यूज है। देश में चीनी उत्पादन कब? 2025-26 का विपणन ईयर में। विपणन, विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग, विपणन वर्ष, मार्केटिंग सीजन। तो इसमें कितना उत्पादन हुआ है, इस बारे में चर्चा की गई है। यहाँ पर जो कोर चर्चा है वो ये है कि कितना उत्पादन किया गया चीनी का। उत्पादन हुआ है 30.95 मिलियन टन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं,
1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर जो उत्पादन हुआ है, मेजर प्रोड्यूसर कौन से हैं? मतलब कौन से राज्य हैं जो प्रमुख उत्पादक हैं? मेजर प्रोड्यूसर का मतलब प्रमुख उत्पादक। कौन से राज्य हैं? सबसे अधिक चीनी का उत्पादन करता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर है यूपी और थर्ड नंबर पर है केटी, दैट इज कर्नाटका। यहाँ चीनी उत्पादन के मामले में एक चीज हमें याद रखनी है कि जो चीनी मिलें होती हैं, यहाँ से बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है? बाई प्रोडक्ट, उप उत्पाद के रूप में ये लोग करते हैं उत्पादन एथेनॉल का। एथेनॉल आप लोग जानते होंगे, केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, तो उसका सूत्र होता है C2H5OH, जिसको बेसिकली बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। ये वही अल्कोहल है जो पिया जाता है, एटलीस्ट मेजर कंजप्शन नहीं होता है, कुछ मात्रा, मतलब मेजर जो कंपोनेंट होता है C2H5OH होता है। ठीक है, वो अलग बात है। एथेनॉल, यहाँ पर हम जो चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि इस एथेनॉल का प्रयोग क्या करती है सरकार, कहाँ करती है? इसको मिलाती है पेट्रोल में। पेट्रोल में मिक्स करती है सरकार। ठीक है, मिक्स करने के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, ब्लेंड। ब्लेंड मीन्स भी मिक्स करना होता है। तो एक शब्द बनता है EBP, मतलब एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। इसका मतलब ऐसा हुआ कि ऐसा पेट्रोल जिसमें एथेनॉल मिला हुआ है। इसको और शॉर्ट फॉर्म में आपने बाइक में देखा होगा, E20 करके लिखा होता है। इसका मतलब E फॉर एथेनॉल और 20 फॉर मतलब 20%। मतलब पेट्रोल जो यूज होता है गाड़ी में, जो यूज होगा उसमें 20% तक अगर एथेनॉल है तब भी गाड़ी आसानी से चलेगी, उसमें यूज कर सकते हैं। तो E20 क्या है? पेट्रोल का एक प्रकार है जिसमें एथेनॉल की मात्रा 20% होती है। इसका लाभ क्या होता है? जैसे एथेनॉल हो रहा है, तो जब इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा एथेनॉल का? गाड़ियों में किया जा रहा है, बाइक में, कार में, है ना? तो इससे क्या होगा, जब जहाँ पर हमें पेट्रोल इस्तेमाल करना है वहाँ 20% अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो हमारी तेल की जो क्या है, तेल की जरूरत कम होगी। इसका मतलब हम ऑयल का आयात भी कम करेंगे। कौन सा ऑयल? ऑयल आयात कम करेंगे। ये कौन सा है? कच्चा तेल, क्रूड ऑयल का आयात कम करेंगे। बाहर से मंगाना होता है कच्चा तेल। जब मंगाते हैं, यहाँ पर आप लोग नोट कर लेंगे, तो इसको हम लोग भेजते हैं रिफाइनरी में। रिफाइनरी में जाता है, ऑयल रिफाइनरी जो होती है, जैसे कि मथुरा में है, यूपी में एक जामनगर की रिफाइनरी है, बिहार की अगर बात करते हैं तो बरौनी में है। यहाँ पर जब प्रोसेसिंग होती है, क्या होती है? प्रोसेसिंग। यहाँ केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से एक होता है डिस्टिलेशन, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल का हिंदी क्या होता है आप लोग देख लीजिए, शायद विभक्त या करके कुछ नाम है इसका। तो जब ये क्रिया होती है तो इसी से निकलते हैं डीजल, पेट्रोल, क्योंकि इनके जो क्वथनांक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। डीजल है, पेट्रोल है, बाकी चीजें। तो ये पेट्रोल यूज किया जाता है ना? तो कुल मिला के निकला कहाँ से था? कच्चा तेल से। तो इसका आयात कम होगा, और आयात जब कम होगा तो हमारा फोरेक्स बचेगा। क्या बचेगा? फोरेक्स। फोरेक्स बचेगा, क्योंकि फोरेक्स क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा। फोरेक्स इज नथिंग बट अ विदेशी मुद्रा।
विदेशी मुद्रा में हम विशेष रूप से डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। तो डॉलर हमारा बचेगा। तो सारा खेल इसी पर है कि फॉरेक्स बचाया जाए। तो इसलिए भी सरकार के द्वारा चीनी मिलों को ये कहा गया है कि एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाएं और सरकार अपना टारगेट पूरा करे। E20 का टारगेट तो सरकार लगभग पूरा ही कर चुकी है ना? तो काफी चर्चा हो गई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टॉपिक नंबर है 5। HL द्वारा यात्री विमान का निर्माण समझौता। मतलब क्या हुआ? HL ने समझौता किया है यात्री विमान के निर्माण के लिए, है ना? HL के बारे में आप लोग जानते होंगे, कुछ बेसिक जानकारी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। काम क्या है? ये PSU है सरकार की। PSU है मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। किस क्षेत्र की है? डिफेंस सेक्टर की है। डिफेंस क्षेत्र में काम करती है। तो डिफेंस में भी क्या काम करती है? जैसे कि हमारे लड़ाकू विमान, जैसे तेजस का निर्माण इसने किया है। तेजस क्या है? एक लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है। लाइट का मतलब होता है, मैं हिंदी इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लाइट का मतलब एक तो होता है प्रकाश, दूसरा मतलब होता है हल्का। यहाँ हल्के का संदर्भ है। हल्का कॉम्बैट मतलब होता है लड़ाकू विमान, एयरक्राफ्ट का मतलब विमान। तो ये तेजस जो है लड़ाकू विमान है जो कि हल्का है। अब इसका फिर एडवांस वर्जन भी बनाया जा रहा है इसमें, तेजस मार्क 1A। एक और बन रहे हैं मार्क 2, तेजस मार्क 2 पर भी काम चल रहा है। ये इसने बनाए हैं। और एक जो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है वो बना ही रहा है, ठीक है, HL, जो आपने पढ़ा होगा न्यूज में, मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट करके। ये है HL के बारे में। ये अब क्या करेगा? निर्माण यात्री विमान का। यात्री विमान, ये कौन से विमान होते हैं? देखिए, विमान की अगर कैटेगरी पहले आपको पता हो, एयरक्राफ्ट इंग्लिश में बोलते हैं। एक तो होते हैं लड़ाकू, जो लड़ने के काम आते हैं, जैसे कि हमारे पास है एक तो तेजस जो हमने बताया आपको एग्जांपल। दूसरा हमने अभी खरीदा है कौन सा? फ्रांस से। नाम आप लोग बताएं। और सुखोई है जैसे लड़ाकू हमारे पास। फ्रांस वाला आप लोग याद कर लीजिए कौन सा है। फ्रांस वाला है रफाल, है ना, या राफेल। तो ये सब लड़ाकू हैं। और कौन से होते हैं? यात्री विमान होते हैं। यात्री विमान जिससे हम लोग यात्रा करते हैं, हम लोग मतलब आम नागरिक। जो योजना चली थी उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान योजना आपको याद होगी। उड़ान का फुल फॉर्म UDAN। यू फॉर उड़ान, डी फॉर देश, ए फॉर आम, एन फॉर नागरिक। फुल फॉर्म क्या हो गया? उड़े देश का आम नागरिक। तो ये यात्री विमान होते हैं जिससे हम लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। तो इसी यात्री विमान का उत्पादन ये करेगा, है ना? किससे समझौता हुआ है हमें यहाँ पर ये जानना है फिलहाल। यात्री विमान हो गया, समझौता किससे हुआ है? समझौता हुआ है, रूस की कंपनी है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, ये रूस की कंपनी है, रशियन कंपनी है, इससे समझौता हुआ है। तो HL हमारे देश में निर्माण करेगा। अब इसका फायदा क्या होगा? ये जो निर्माण करेगा यात्री विमान का, उसका नाम क्या है? पहले तो हो सकता है आपसे नाम पूछा जाए, तो सो आपको नाम पता होना चाहिए। नाम है SJ-100। ये
यात्री विमान का नाम है, जिसमें 2 इंजन होंगे, ठीक? और इसकी लेकिन जो रेंज है, दूरी है, वो कम है। लगभग 3530 किलोमीटर तक ये जा सकता है, यात्री विमान। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? चूँकि दूरी कम है, तो हमारे जो उड़ान योजना है, जो अभी बता रहे थे, तो उड़ान योजना को विस्तार मिल पाएगा, है ना? और प्लस हमारे जो आस-पास के देश हैं, पड़ोसी देशों में यात्रा करना आसान हो जाएगा। क्योंकि भविष्य किसका है? हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो फ्लाइट की ज़रूरतें बढ़ेंगी। उसके लिए हमारे पास एक कंपनी हो, जो इन यात्री विमानों का उत्पादन कर सके। तो पड़ोसी देशों की यात्रा आसानी से हो पाएगी। तो ये होगा हमारा लाभ। और इन सब लाभों के बीच में कभी भी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होती है और जब अर्थव्यवस्था में आप प्रवेश करते हैं, तो जब इन विमानों का निर्माण होगा देश में, कौन करेगा? एचएएल। तो रोज़गार सृजन होगा ही होगा। लोगों को नौकरी तो मिलेगी और विमान का उत्पादन होगा। उत्पादन होगा तो देश की जीडीपी बढ़ती है। रोज़गार सृजन हुआ, लोग काम करेंगे तो लोगों की क्या बढ़ेगी? आय बढ़ेगी। ठीक है? तो ये बेसिक फैक्टर्स हैं अर्थव्यवस्था के। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। नोट्स आप लोग लिखते चलेंगे, दैट विल बी बेस्ट। याद रहता है उससे जब आप खुद लिखते हैं। तो ये कौन सा मेला था? फिलहाल 44वां मेला है जिसका आयोजन हुआ है। इसके नाम में स्पष्ट है कि मेला है। क्या है ये? मेला। कहाँ हुआ? मेला है तो दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में एक लोकेशन है, हमेशा याद रखिए, प्रगति मैदान। अधिकांश जो आयोजन होते हैं वो यहीं पर होते हैं, क्योंकि यहीं पर जगह है दिल्ली में, प्रगति मैदान। वहाँ पर भारत मंडपम करके बनाया हुआ है, उसी में करते हैं। आपका काम दिल्ली से चल जाएगा, बट इतना याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हर जगह ये न्यूज़ में आता है। ठीक है? तो ये व्यापार जो मेला था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ये दिल्ली में आयोजित हुआ। है क्या ये? वार्षिक व्यापार मेला है। वार्षिक मेला, जहाँ विश्व के देश अपना-अपना सामान बेचते हैं। अपना-अपना सामान, वस्तुएँ अपना-अपना सामान बेचने के लिए स्टॉल लगाते हैं। स्टॉल आप लोग समझ रहे होंगे? स्टॉल लगाते हैं, छोटी-छोटी जो दुकानें होती हैं उसी को बोलते हैं स्टॉल। स्टॉल लगाते हैं, ताकि लोग जान सकें हमारे यहाँ मतलब हर देश में कौन-कौन सी वस्तुएँ हैं और फिर वो खरीदते हैं लोग। यहाँ पर व्यापारी स्तर पर भी खरीद होती है और इंडिविजुअल स्तर पर भी आप खरीद सकते हैं। जो यहाँ 2 चीज़ें आपकी आवश्यक हैं यहाँ पर, एक तो थीम क्या थी? एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये थीम थी। और ऑर्गेनाइज़ किसने किया था? मतलब आयोजन किसने किया था? तो आयोजन किया था आईटीपीओ ने, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। और थर्ड बात यहाँ पर, एक हर बार ये एक स्टेट रखते हैं कि केंद्र में कौन रहेगा। फोकस स्टेट था झारखंड।
तो यहाँ पर स्टॉल जो लगती हैं विश्व के देश भी लगाते हैं, केंद्र सरकार की भी लगती है स्टॉल और राज्यों की भी लगती हैं। सामान्य जानकारी के लिए क्या-क्या होता है, चूँकि दुकानें लगी हैं तो सबकी लगेंगी, ऐसा नहीं कि केवल विदेशियों की लगेंगी। अंतर्राष्ट्रीय है इसलिए सबकी दुकानें हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है? सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति। अक्टूबर में सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति। आप लोगों को कहीं समझ में नहीं आता है तो आप लोग बताएंगे कमेंट्स में, तो नेक्स्ट में वी विल कंसीडर एनीथिंग दैट इज इन डाउट। तो हम लोग चलते हैं इसमें, क्या है मामला। अक्टूबर में मुद्रास्फीति कितनी थी, इसी के बारे में है। लेकिन एक पॉइंट में हम बात करते हैं तो कितनी थी पहले तो ये बता देते हैं। अक्टूबर में मुद्रास्फीति, फिर हम चर्चा करते हैं पूरी। अक्टूबर में सीपीआई इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की जो दर होती है परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, जो कि 0.25% रही। ये है न्यूज। अब हमें इसको थोड़ा समझना चाहिए। एक तो ये 10 वर्ष के न्यूनतम स्तर पर है, ये जो आई है क्या है, 10 वर्ष के न्यूनतम स्तर पर। ठीक है, अब हम इसके बारे में बेसिक शुरू करते हैं, क्या है। जैसे कि इसके आंकड़े कौन जारी करता है, सीपीआई का डाटा कौन पब्लिश करता है, तो मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी कार्यक्रम, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, एक तो ये हो गया। डेटा कब पब्लिश होता है, व्हेन मंथली, हर महीने आता है। तो हर महीने हमें पता चलता है कि कितनी महंगाई बढ़ी या घटी। अब हम चलते हैं सीपीआई के बारे में। सीपीआई से पहले हमें समझना होगा मुद्रास्फीति कि ये है क्या, जिसके बारे में हमें हर महीने पढ़ना होता है और यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी पूछे ही जाते हैं। मुद्रास्फीति कुछ नहीं है, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को कहते हैं मुद्रास्फीति। एक शब्दों में कहें तो महंगाई को ही कहा जाता है मुद्रास्फीति। महंगाई को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। लेकिन महंगाई का मतलब क्या हुआ कि दाम बढ़ गए। महंगाई का मतलब क्या, दाम बढ़ना। लेकिन दाम कितना बढ़ गया, ये कैसे पता चलेगा। तो दाम बढ़ा कितना, 0.25%। कब बढ़ा, अक्टूबर में, है ना। लेकिन किसकी तुलना में बढ़ा, किसकी तुलना में ये बढ़ा, तो अक्टूबर 2024 में, पिछले महीने से मापते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। अक्टूबर 2024 से और अक्टूबर 2025 के बीच में, बीच में नहीं बढ़ा। मान लीजिए यहाँ पर कोई सामान 100 रुपए का था, ठीक, तो यहाँ पर सामान हो गया 100.25 का। जब नवंबर का आंकड़ा आएगा तो नवंबर 2025 की तुलना नवंबर 2024 से की जाती है, ठीक है, उसी महीने से की जाती है तुलना कि कितना वृद्धि हुई। ये है वृद्धि।
तो अब हम मुद्रास्फीति जब जान ही चुके हैं, तो इसको मापते कैसे हैं? मुद्रास्फीति मापना या नापना हम लोग बोलते हैं ना, जो समझ लीजिए नापते कैसे हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं, एक है सीपीआई और दूसरा है डब्ल्यूपीआई। सीपीआई को बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं इसको। होता क्या है इसमें सीपीआई में, जब इसको मेजर करते हैं तो इसके लिए वस्तुओं का एक समूह बनाया गया है, ठीक है? जिसके लिए बोलते हैं वस्तुओं का बास्केट है। वस्तुओं और सेवाएं, यहाँ दोनों चीजें शामिल है। वस्तुओं और सेवाओं का बास्केट है। ये शब्द यूज किया जाता है बास्केट, तो घबराहट सी होती है, घबराना नहीं है। बास्केट फर्जी टर्म है, बेसिकली क्या है, वस्तुओं का एक समूह है। मतलब कुछ वस्तुएं हैं जिनकी महंगाई इसमें नापी जाती है सामूहिक रूप से, जैसे दाल है, दूध है, अंडा है, ठीक है? सेवाओं में क्या आ जाएगा, शिक्षा है, ठीक है, परिवहन है। इन चीजों को इसमें शामिल किया गया है। स्वास्थ्य है, पान भी शामिल है, पान पुकार, पान तम्बाकू भी शामिल है इसमें। कपड़े हैं, ठीक है, और है आपका चप्पल, जूता, जिसको फुटवियर में शामिल किया गया है। इसके अलावा आपका आलू, दाल, तिलहन, हम लोग जो कुछ खाते पीते हैं, हाउसिंग और गैस कनेक्शन, कितना हम गैस यूज करते हैं, गैस एंड फ्यूल, फ्यूल में क्या इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी आपकी। तो ऐसी ही वस्तुओं का समूह है, बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको। इन वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया, इस बास्केट का मतलब सिर्फ ये है, ठीक है? आगे क्या है, अब इन्हीं में कितनी महंगाई हुई, तो इन सब का मिलाया और इन्होंने बताया कि 0.25% महंगाई हुई है पिछले अक्टूबर की तुलना में। कंबाइंडली बताया इन्होंने, है ना? अब ये जो बास्केट हमने आपको बताया, बास्केट में वस्तुओं का वर्गीकरण कर रखा है, वस्तुओं का वर्गीकरण है, जो आपसे कई बार पूछा जाता है कि आखिर ऐसे जैसे हमने आपको वो सब काउंट करवा दी, तो थोड़ा सा awkward लग रहा है, कितना याद करेगा कोई? तो इसके लिए क्लासिफाई किया गया है इन लोगों ने, या किया है, कैटेगरी बनाई है। एक कैटेगरी बनाई है फूड की, खाद्यान्न, एंड जो वेजिटेबल्स होती है, फूड एंड वेजिटेबल्स बोलते हैं। अब मैं इंग्लिश में ही लिख दे रहा हूँ, वेजिटेबल्स, सब्जियां, एक कैटेगरी ये है। दूसरा है इनका क्लॉथिंग एंड फुटवेयर, मतलब कपड़े और बूट। तीसरी कैटेगरी इन्होंने बनाई, एक है हाउसिंग की, हाउसिंग का मतलब आवास। चौथी कैटेगरी है इनकी पान टोबैको की। एक कैटेगरी है इनकी मिसलेनियस, मिसलेनियस मतलब जो कहीं नहीं है वो यहाँ पर है। इसी में इन्होंने एजुकेशन वगैरह को रखा हुआ है, एजुकेशन है, परिवहन है, ये सब इसमें शामिल है। हाउसिंग हो गया, रोटी, कपड़ा, मकान, पान टोबैको मिसलेनियस। तो ये हो गए, एक कैटेगरी छूट रही फ्यूल की, ईंधन भी तो चाहिए, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये कैटेगरीज हैं। अब इन कैटेगरीज को अलग अलग वेटेज दिया गया है, ये याद रखिएगा। क्या दिया गया है, वेटेज, सभी को भारांश दिया गया है। अलग अलग वेटेज दिया गया है। वेटेज दिया गया है किस आधार पर, कि किसकी जरूरत हमें ज्यादा है तो उसका वेटेज ज्यादा है, जिसकी जरूरत हमें कम होती है,
कम उपभोग करते हैं उसका वेटेज कम रखा गया है, तो वेटेज दिया गया है। इसलिए जब सीपीआई निकाला जाता है, जैसे सीपीआई जब कैलकुलेट होता है तो ऑल इंडिया वेटेड होता है, अखिल भारतीय भारांश। ऑल इंडिया वेटेड एवरेज होता है। मतलब सीपीआई जो कैलकुलेट करते हैं वो औसत होता है, लेकिन वो वेटेड होता है, भारित औसत। तो ये हो गया सीपीआई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट है यहाँ पर बेस ईयर कितना होता है सीपीआई का। इस समय सीपीआई का बेस ईयर है 2012, जहां पर बेस ईयर पर सीपीआई को माना जाता है कि 100 है। कितना माना जाता है? 100। फिर इसमें कितनी वृद्धि हुई हर साल? आगे काउंट की जाती है, 100 से 110 हो गई मान लीजिए, तो कितनी वृद्धि हुई? 10% की। फिर 110 से मान लीजिए 115 हो गया, कितना हुआ वृद्धि? 5। तो 5 को परसेंटेज में निकालेंगे, 5/110 गुणे 100, कैलकुलेट करेंगे जो भी आ जाए, 50/11, तो समथिंग कितना आएगा? 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.5% मान लीजिए। तो इस तरह से कैलकुलेट होता है, जिसका बेस ईयर हो गया 2012। डेटा मोस्टली पब्लिश करता ही करता है। यहाँ पर आरबीआई एक चीज यहाँ पर छूट रही है, सीपीआई जब आता है तो 2 तरह के जारी करता है, एक होता है अर्बन आंकड़े और दूसरी होते हैं रूरल के आंकड़े, और फिर इन दोनों को मिला के जारी होता है सीपीआई कंबाइंड। कंबाइंड मतलब संयुक्त। इसका प्रयोग आरबीआई करती है, आरबीआई प्रयोग करती है इसलिए टारगेटेड इन्फ्लेशन के लिए। कहीं आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, वी आर डूइंग आवर बेस्ट कि आपको समझ में आ जाए। जो टारगेटेड इन्फ्लेशन मतलब जो कितना है सरकार रखा हुआ है, कितना? 4 ± 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 4 में से 2 पहले घटा दो 2, और 4 में से 2 जोड़ दो तो 6। इतना इन्फ्लेशन रहना चाहिए तो ठीक है। इसको बोलते हैं टारगेटेड बैंड या इन्फ्लेशन बैंड। आरबीआई को इतना मेंटेन रखना होता है, इसके बीच में इन्फ्लेशन रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर नीचे जाता है तो इसे सरकार को जवाब देना पड़ता है। कौन देगा जवाब? आरबीआई। तो जो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, उसमें बनाते समय इस बात का ध्यान रखती है। ये है सीपीआई के बारे में महत्वपूर्ण चीजें। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डब्ल्यूपीआई। होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसके सीपीआई में एक चीज याद रखेंगे यहाँ पे, इससे जो इन्फ्लेशन मेजर करते हैं ये रिटेल इन्फ्लेशन होती है। कौन सी? ये इन्फ्लेशन होती है रिटेल इन्फ्लेशन। हिंदी में खुदरा मुद्रास्फीति होती है। क्योंकि नाम में देख लिखा हुआ कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर कौन है? हम लोग हैं, जो दुकान से सामान खरीदते हैं, जैसे आलू खरीद के लाते हैं बाजार से, दाल खरीद के लाते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, तो हम खुदरा खरीदते हैं ना। तो इस स्तर पर जो महंगाई है उसको बोलते हैं खुदरा मुद्रास्फीति, जो मेजर करते हैं सीपीआई से। कोई डाउट नहीं है ना। अब आया डब्ल्यूपीआई, इसको बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई, इसमें भी सेम है जैसे आपने उसमें पढ़ा, यहाँ पर भी बास्केट होता है, बास्केट ऑफ गुड्स। यहाँ एक चीज याद रखेंगे, क्या? सेवाएं शामिल नहीं है।
इस वाले में सेवाएं शामिल नहीं, जैसे कि एजुकेशन वहाँ पर शामिल है, यहाँ नहीं शामिल है क्योंकि सेवा है। यहाँ पर केवल गुड्स की महंगाई की बात करते हैं, वस्तुओं की महंगाई की बात की जाएगी। तो बास्केट ऑफ गुड्स है, इसका मतलब थोक मूल्य सूचकांक केवल वस्तुओं की महंगाई के बारे में बात करता है, वस्तुओं की मुद्रास्फीति बताता है। एक बात। दूसरी बात क्या है, यह मुद्रास्फीति जो होती है थोक स्तर पर बताता है, थोक स्तर पर मुद्रास्फीति बताता है। थोक स्तर पर मुद्रास्फीति के बारे में जानकारी मिलती है इस इंडेक्स से। इसको जब थोक स्तर हम बोलते हैं, होलसेल जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, इसका मतलब ये है कि सप्लाई साइड की जो है इन्फ्लेशन बताता है। किस साइड की? सप्लाई साइड की, सप्लाई साइड आपूर्ति साइड की इन्फ्लेशन, या प्रोडक्शन साइड की इन्फ्लेशन बताता है, मुद्रास्फीति बताता है, या प्रोडक्शन साइड मतलब उत्पादन के स्तर पर क्या मुद्रास्फीति हो रही वो बताता है। जो सीपीआई थी वो किस स्तर पर थी? रिटेल स्तर पर थी। ठीक है। अब जैसे ये भी वही है, अब इसमें भी बेस ईयर होगा जहां से 100 मानकर चलेंगे। तो यहाँ बेस ईयर रखा है 2011-12, जहां पर माना जाता है कि 100 है, उसके बाद गणना की जाती है। यहाँ पर बास्केट ऑफ गुड्स आपने ऊपर देखा, तो यहाँ पर भी जो बास्केट है, जो वस्तुओं की बास्केट है उसको कैटेगरी में बांटा गया है। तो कितनी कैटेगरी हैं? जैसे पहली है प्राथमिक उत्पाद, इसमें कुछ वस्तुएं शामिल हैं। दूसरा है विनिर्मित उत्पाद, जो उत्पाद बनाए गए हैं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। थर्ड है ईंधन एंड विद्युत, और चौथा है खाद्य पदार्थ, जो हम लोग खाते हैं। खाते तो भी हैं, लेकिन जरूरी नहीं खाएं सारे। और इनका वेटेज दिया गया है, भारांश, अलग अलग भारांश है। जैसे प्राथमिक उत्पाद का भारांश है 22.62, विनिर्मित का है 64.23, ईंधन का है 13.15%, और इसका है 24.38%। ये भारांश मेजर याद रखेंगे ये, क्योंकि कभी कभी क्रम में पूछा जाता है। तो कभी क्रम आता है कि सबसे ज्यादा किसका होता है, तो लॉजिकली लगाएंगे। जैसे कि हम लोग जो वस्तुएं कंज्यूम करते हैं बेसिकली, तो सबसे अधिक प्रोडक्ट जो भाग होता है विनिर्मित का है सबसे ज्यादा, और दूसरा नंबर पर है खाद्यान्न का। फ्यूल का सबसे कम होता है, क्योंकि ईंधन गैस आप कितनी खपत करते हैं, विद्युत में खपत कितनी होती है। तो ये हो गया इनका WPI का। अच्छा, इसमें भी वही चीजें हैं, बाकी सारी चीजें सेम सेम रहती हैं। पॉइंट टू पॉइंट मेजर करते हैं, मतलब पिछला अक्टूबर से इस वाले अक्टूबर की तुलना करेंगे, इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ जो आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये है कि डेटा जारी कौन करता है इसका, मतलब इसके आंकड़े कौन जारी करता है, तो जारी करता है वाणिज्य मंत्रालय, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है। और मंथली आंकड़े आते हैं इसके, जैसे कि उसके आते हैं सीपीआई की। तो ये हो गया होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में, जहां आपको सबसे अधिक बातें, ये सेवाएं शामिल नहीं, अब जो आपसे पूछा जाता है केवल वस्तुएं शामिल हैं, ये थोक स्तर पर नापता है, बास्केट में ये जो शामिल हैं कंपोजिशन, ये सारा पूछा जाता है।
नेक्स्ट भी इसी से जुड़ा हुआ है, नया आधार वर्ष आया है। नया आधार वर्ष लागू किया जाना या लागू किया जाएगा। कब से? फैब 2026 से। किस चीज का आधार वर्ष है? बेस ईयर इसको बोलते हैं हिंदी में। तो दो भागों में इसको हम लोग देख लेते हैं। एक बेस ईयर 2024 घोषित किया गया है, एक बेस ईयर होगा 2022 और 23। किसके लिए कौन सा है ये हमें याद रखना है। तो 2024 है सीपीआई का बेस ईयर, और 22-23 जो घोषित किया गया है ये हमें अगर जीडीपी के आंकड़े मेजर किए जाएंगे तो 2022 और 23 नया आधार वर्ष होगा। अभी तक क्या था? 2011-12 ये ब्रैकेट में हमने लिख दिया है। इसी जीडीपी के आंकड़े आएंगे तो राष्ट्रीय आय के आंकड़े भी इसी बेस ईयर पर आएंगे, क्योंकि जीडीपी से ही राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। और किसका आधार वर्ष 22-23 होगा? डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष होगा और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये होंगे आधार वर्ष। इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, इसके लिए समिति गठित हुई थी, तो उसके चेयरमैन कौन थे ये हमें याद रखना चाहिए। अध्यक्ष थे विश्वनाथ गोलदार। विश्वनाथ गोलदार चेयरमैन थे, सो याद रखना है इसको। यहाँ पर ये 8वीं बार हमने चेंज किया है, 8वीं बार परिवर्तन किया गया है बेस ईयर का। तो अभी जो किया गया 11-12 से, इसका भी 11-12 ही था, और इस आईआईपी का भी 11 था, सीपीआई का 2012 था, तो ये 2024 हो गया, 12 का डबल 24। तो 8वीं बार परिवर्तन किया गया है। पहली बार कब किया गया था? पहली बार 1967 में परिवर्तन किया था, और बेस ईयर बदला गया था कब से कब का? 1948-49 से बदल कर किया गया था 1960 और 61। यह फर्स्ट टाइम किया गया था। नेक्स्ट है रेलवे के द्वारा माल ढुलाई। रेलवे द्वारा माल ढुलाई 2025 कितनी की गई, इसके आंकड़े आए हैं। हमारे मतलब का इसमें क्या है? माल इन्होंने ढोया है लगभग 1 बिलियन टन का, 1 बिलियन टन। जो भी है इनका हमें क्या लेने देना, लेकिन रेलवे अगर जब माल ढोता है इसका मतलब क्या है? आर्थिक वृद्धि हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। चलिए 1 बिलियन टन इन्होंने ढोया। सबसे ज्यादा इसमें क्या है? सबसे ज्यादा ढुलाई किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा वालों के नंबर में पहला नंबर है कोयला का, 50% लगभग, मतलब 500 मिलियन टन कोयला। दूसरे नंबर पर किसका नंबर है? लौह अयस्क, कभी कभी आपसे पूछा जाता है एक क्रम में। और तीसरे नंबर पर है सीमेंट। सोचिए, जब इसकी ढुलाई अगर हो रही है इसका मतलब इनका उत्पादन हो रहा है, तो उस अर्थव्यवस्था में सारा लिंक है। देखिए अगर इनका उत्पादन नहीं होगा इन तीनों का, मान लीजिए, तो रेलवे क्या ढोएगा? कुछ नहीं ढोएगा। एक बात, अगर इनका खपत ना हो तब भी ढोने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेलवे माल की ढुलाई कर रहा है 1 बिलियन टन से मान लीजिए 1.5 बिलियन टन हो जाए, इसका मतलब वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, उसका मतलब जीडीपी का साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब रोजगार सृजन हो रहा है। ठीक है, तो रेलवे का आंकड़े हमें ये बता देते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है।
ठीक है। इसके अलावा उर्वरक का है, लेकिन उर्वरक चौथे नंबर पर नहीं है। उर्वरक भी होता है, लेकिन चौथा नंबर नहीं है इसका। नेक्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसकी 21वीं किस्त जारी की गई है। योजना के बारे में आप लोग कुछ जानते होंगे, कुछ बातें हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें किसको लाभ मिलता है या लाभार्थी कौन है? लाभार्थी है किसान। कौन से किसान? जो लैंड होल्डर है, जिनके पास जमीन है। जमीन है प्लस उस पर खेती भी करते हो। पहले तो केवल मार्जिनल को रखा गया था, अभी सभी किसानों को ये सब लाभ मिलता है, जिनके पास जमीन है और खेती भी करते हो। किसको नहीं मिलेगा? कौन लोग इसका लाभ नहीं ले सकते भले उनके पास जमीन है? जैसे सरकारी एम्प्लॉई, सरकारी नौकर लिख देते हैं, आप लोग बेहतर समझेंगे। अब सरकारी नौकर में सबको शामिल कर लीजिए। कौन कौन से? चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे संवैधानिक पद वाले कोई व्यक्ति हो। संवैधानिक पद मतलब जैसे सीएजी है, यूपीएससी चेयरमैन है, फाइनेंस कमीशन है, सब संवैधानिक पद हैं। तो जो भी सरकारी नौकरी में है, इसके अलावा जो बचे आपके आईएएस पीसीएस से लेकर चपरासी तक, ये सब शामिल है। ठीक। इसके अलावा ये लोग रिटायर हो गए तो पेंशनर हो जाएंगे, वो भी इसमें है, उनको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा, जिनको पेंशन मिल रही है। तो ये सरकारी नौकर पूरी तरह से बाहर। प्लस जिन्होंने इनकम टैक्स दाखिल किया है पिछले साल, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है, वो इसका लाभ नहीं ले सकते। और जो संस्थागत लैंड ओनर हैं, संस्थागत भूमालिक, संस्थागत भूमि के जो होल्डर हैं। संस्थागत का मतलब क्या? जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है मान लीजिए, या स्कूल है, वो भी तो लैंड पर बना हुआ है। या कोई आप कंपनी है, तो ये लोग इसके लाभ में, इनको लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, लाभ मिलता है इसमें कितना है? किसानों को मिलता है 2000 की 3 किस्तें। एक साल में 3 किस्तें मिलती, 2-2 हजार रुपए की। तो साल में कितना हो जाएगा? 6000 रुपीज मिलते हैं, ताकि किसान क्या कर सके? अपने खेतों में जुताई, गुड़ाई, बुराई, बुआई, ये सारा शामिल हो सके। मतलब किसान को जो अपनी ज़रूरतें होती हैं वो पूरी हो सके, इसलिए इनको दिया जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ नहीं मिलेगा किसको? जिनके पास ज़मीन नहीं है। ये बहुत क्रूशियल फैक्टर है। जिनके पास ज़मीन नहीं है, मान लीजिए, उनको लाभ, मान लीजिए नहीं, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको लाभ नहीं मिलेगा। तो एक शब्द आता है लैंडलेस, जो भूमिहीन किसान हैं, उनको लाभ नहीं मिलेगा। ये बहुत दुखद घटना है। भूमिहीन किसान का मतलब जो लोग किसी दूसरे की ज़मीन को पट्टे पर लेकर काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं, कहीं-कहीं पर बोलते हैं बटाई पर काम करना। यूपी वगैरह में है, बिहार में बटाई है, गलई है, उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये हो गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। नेक्स्ट क्या है? 16वां वित्त आयोग। इसके बारे में अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं तो चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ पर डिटेल में मिल जाएगा आपको। मैं यहाँ पर मेजर कंसर्न है वो देखते हैं। तो 16वां वित्त आयोग जो है, इसके अध्यक्ष कौन थे? नाम आप लोग जानते होंगे, अरविंद पनगड़िया, जो नीति आयोग के
चेयरमैन डिप्टी चेयर वाइस चेयरमैन भी रहे अरविंद पुनरैया। अध्यक्ष रहे इसकी 16वें वित्त आयोग की। इनकी जो सिफारिशें हैं, कोई भी जो वित्त आयोग होता है उसकी सिफारिशें कितने साल के लिए होती हैं? 5 साल की। 5 साल के लिए। तो इनका कौन सा साल है, मतलब कब से कब तक के लिए सिफारिशें हैं? 2026-27 से 2031-32 तक के लिए इन्होंने सिफारिशें दी है। अब इन्होंने क्या किया है, जो वित्त आयोग है इसके बारे में इन्होंने रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट दे दी, किसको देते हैं रिपोर्ट? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 281 के तहत ही सौंपते हैं। वित्त आयोग के बारे में क्या हमें जानना चाहिए? वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद कौन सा है? संविधान का अनुच्छेद 280। अगर इसकी हम कंपोजिशन की बात करें, संगठन, तो 1+4 सदस्य होते हैं, एक चेयरमैन और 4 सदस्य होते हैं। और ये सदस्य भी अर्थशास्त्र से, अकाउंट्स से जानकार हों। 1-2 फील्ड और हैं, तो ये इस क्षेत्र से होते हैं। इसका कार्य अगर हम देखें तो क्या होता है, काम क्या होता है? राज्य, केंद्र और राज्य के मध्य, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य राजस्व का बंटवारा। ये इस पर पहला काम इसका यही है। दूसरा काम क्या है मुख्य? केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का बंटवारा करना। इसके लिए सुझाव देता है कि कैसे बंटवारा किया जाएगा। प्लस राज्यों के मध्य आपस में जो स्टेट्स हैं उनके बीच बंटवारा कैसे हो, राज्यों के मध्य बंटवारा का फार्मूला सुझाना। देखिए, इस वाले को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और ये ऊपर वाला है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझाते हैं। देखिए, राज्य छोटी इकाई होती है, केंद्र सरकार बड़ी इकाई है। जैसे केंद्र सरकार का मतलब भारत सरकार, भारत सरकार का मतलब पूरा भारत शामिल है, ये है, ये पूरा भारत सरकार है, इतना है। राज्य सरकार का मतलब जैसे कि ये केरला है, ये इतना है, इधर तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर यूपी कहीं होगा, ये बिहार हो जाएगा। ये राज्य सरकार ही एक इकाई है, लेकिन भारत पूरा है। जो पूरा भारत है वो केंद्र सरकार है, मतलब केंद्र सरकार के नियम पूरे भारत पर लागू होते हैं, राज्य सरकारों के नियम केवल राज्य में होते हैं। आप समझिए बात को। तो सबसे बड़ी है सरकार कौन सी? केंद्र सरकार। पैसा किसके पास है? उसी के पास। तो केंद्र सरकार से पैसा मिलना है राज्य सरकार को। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बंटवारा जो हुआ, ये हुआ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी में क्या हो जाएगा आप लोगों का? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर है। मान लीजिए 100 रुपए का बंटवारा होना था। कितना रुपए था? 100 रुपए। 100 में से इनको दे दिया गया, जैसे पिछला जो कमीशन था उसने दिया था 41%, तो राज्यों को मिला 41 रुपया। तो मान लीजिए कि यहाँ पर केंद्र सरकार के पास 100 रुपए थे, तो सुझाव पिछले वाले ने दिया था 41% का, तो राज्यों को मिल जाएगा कितना? 41 रुपया। 100 रुपए में से 41 मिल गया इनको, ये हो गया वर्टिकल। अब इनको 41 मिल गया, इन 41 में से जो
राज्य हैं, कितने राज्य हैं हमारे? 28 राज्य हैं। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरला, इन सबको कितना-कितना दिया जाए? तो ₹41 जो मिला राज्य सरकारों को, सामूहिक रूप से, अब इसका वितरण होगा इन सब में। यूपी को मान लीजिए कि ₹5, इनको ₹10, इनको ₹20, ऐसे मिलेगा। ये जो वितरण होगा, ये होगा हॉरिज़ॉन्टल। हॉरिज़ॉन्टल क्यों? क्योंकि राज्य हैं सभी, तो राज्यों के मध्य बँटवारा हो रहा है। इसको वो क्षैतिज वितरण या क्षैतिज बँटवारा, ये हो गया इनके बारे में। और ये रिपोर्ट देते हैं किसको? राष्ट्रपति को। अच्छा, इनका जब गठन किया जाता है, तो गठन कब किया जाता है? पूछा जाता है तो प्रति 5 वर्ष पर। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर पहले भी कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर पहले भी घटित हो सकता है। सामान्यतः 5 वर्ष पर। गठनकर्ता कौन है? तो गठनकर्ता है राष्ट्रपति। तो ये हो गया वित्त आयोग के बारे में। और रिपोर्ट जब राष्ट्रपति को यहाँ सौंपी जाती है, राष्ट्रपति के पास आएगी, राष्ट्रपति क्या करेगा? ये रिपोर्ट संसद में रखवाएगा। ये काम राष्ट्रपति का होता है। अब लास्ट न्यूज क्या है? वेतन आयोग। 8वां वेतन आयोग का गठन। यहाँ आपको याद रखना है कि वेतन आयोग का चेयरमैन कौन है? तो और वेतन आयोग क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई। ये वही हैं जिनको अभी डिलिमिटेशन कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग जो हो रहा था, तो उसका चेयरमैन भी यही थी, रंजना प्रकाश देसाई। ये कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट की जज हैं। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज। इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अब इनकी जो सिफारिशें होंगी कब से लागू होंगी? 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। होता क्या है वेतन आयोग? वेतन आयोग आप लोग जानते हैं, सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर ही रहे हैं। तो सरकारी नौकरी जब तैयारी करते हैं तो आपको वेतन मिलता है। तो वेतन और भत्ते, तो वेतन भत्ते का रिवीजन करता है। वेतन भत्ता का रिवीजन, रिवाइज किया जाता है। क्यों? क्योंकि समय के साथ क्या होता है, महंगाई बढ़ती है, ज़रूरतें बदलती हैं, सरकार के पैसे बढ़ते हैं, घटते हैं, जो भी है उसके हिसाब से रिवीजन किया जाता है। तो भत्तों में जैसे आप क्या जोड़ सकते हैं? जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, जिसको बोलते हैं टीए। हाउस के लिए एचआरए मिलता है ना? ये सब भत्ते हैं। डीए है, डियरनेस अलाउंस। यहाँ डियरनेस का मतलब महंगाई है, अलाउंस का मतलब भत्ता हो गया। तो वेतन का रिवीजन के लिए ये गठन किया जाता है वेतन आयोग का। ठीक है। और ये किसके लिए होता है? ये केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा। यहाँ एक चीज याद रखनी है, या यूं ही याद रखेंगे, जो केंद्र सरकार का जैसे ये गठन हुआ आयोग, यही सिफारिशें राज्य सरकार भी थोड़ा बहुत परिवर्तन करके एक्सेप्ट कर लेती हैं। ठीक है। इससे पहले जो 7वां वेतन आयोग था, हो सकता है मैचिंग के लिए आ जाए। तो 7वां जो वेतन आयोग था उसके चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन दैट इज अध्यक्ष मिस्टर ए के माथुर। ये भी जज थे, ये भी जज थे, न्यायाधीश थे, रिटायर्ड।
तो इस 7वें वेतन आयोग के बारे में हो गया। तो इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू।